जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने आज चैप्टर नंबर 7 का आगाज करना है। इसका लेक्चर नंबर 1 है और हम ये चैप्टर नंबर 7 स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी बोर्ड की तरफ से जो हमें सिलेबस दिया गया है इस साल के लिए, उसके हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 7 में पहला टॉपिक शुरू होता है एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से ये इस टॉपिक का चैप्टर का आगाज होता है। इससे पहले ना कुछ डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वाइब्रेशन की, ऑसिलेशन की और फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की। ये सारी डेफिनेशन है जो आप पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हो, इसलिए उन्होंने इसको निकाल दिया है। और चैप्टर 7 जो बकायदा आगाज होता है वो इस टॉपिक से शुरू हो रहा है, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना एक समय पर उसने पूरी डिटेल दी है। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है। सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन पता क्या होती है? वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। कोई भी चीज अगर अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे लगातार वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि वाइब्रेशन, ऑसिलेशन जो होती है ना, वो असल में एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, अब चूंकि वो टॉपिक निकाल दिया गया है तो हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम इसी टॉपिक को शुरू करेंगे। अच्छा, अब इस टॉपिक में ना, ये टॉपिक कोई 2-3 सफों पर मुश्तमिल है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आपने सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस्तेमाल करते हुए 3 चीजों के फार्मूले बनाने हैं। आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनाना है, आपने वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है, आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है। ये 3 फार्मूले बनाने हैं। इन फार्मूलों को ड्राइव करने से पहले, यानी आज हम सिर्फ 3 में से एक करेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव करेंगे। उसके बाद कल हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। इन 3 फार्मूलों को ड्राइव करने से पहले ना सिर्फ उसने आपको एक समझाया है, पहले थोड़ा सा ना आपको इंट्रोडक्शन दी है, जो कि याद नहीं करना, समझना है। यानी पेपर में उसका कोई सवाल भी पूछा जाता है, पेपर में जब ये टॉपिक आएगा तो वो डायरेक्ट नाम से आता है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव करो, वेलोसिटी का करो, एक्सेलरेशन का करो। उससे पहले की जो कहानी है ना, एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें इन दोनों को रिलेट किया, ये डायग्राम समझाइए। ये एक आप यूं समझ लें कि ये ताल्लुक सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन से है, इसको जहन में रखना, इसको याद नहीं करना, लेकिन समझना जरूर है। मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ मैंने एक पॉइंटर अटैच किया, उसका नाम है P1। एक लोहे की, यूं समझ लें, छोटी सी पतली थी, एक आप तार समझ लें, जो मैंने इस मैस के साथ लगा दी। अभी ये मैस स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट वाली हालत में है, यानी अभी ये मूव नहीं कर रहा, अभी ये रुका हुआ है। जिस पोजीशन पर ये रुका हुआ है, इस पोजीशन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। इसको कहते हैं मीन पोजीशन, ये होती है मीन पोजीशन। इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इसे रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जिस पोजीशन पर ठहरा होता है ना, रुका होता है, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, कोई भी नाम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त ये मैस एम, जिसके साथ ये पॉइंटर P1 है, अभी मीन पोजीशन A पर है। आपने इसको क्या करना है, इसको यहां से पकड़ना, मैस को ऐसे ऊपर की तरफ B पर ले जाना है। ये स्प्रिंग थोड़ा दबेगा, ना, आपने यहां से ले जाकर इसको छोड़ देना है, तो ये मैस ऊपर B से नीचे आएगा, C पर, C से B पर। तो ये इस तरह से लगातार वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एक पोजीशन के, मीन पोजीशन के कभी ऊपर जाएगा, कभी मीन पोजीशन के नीचे आएगा। ये लगातार इस तरह से मूव करेगा, ठीक हो गया। हमने ये पढ़ना है कि बच्चों, जिस तरह से ये पॉइंटर P1 वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन की वेलोसिटी क्या है, यानी इसकी ऑसिलेशन की वेलोसिटी निकालनी है। हमने इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है कि जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है ना, ऑसिलेट कर रहा होता है, किसी भी पॉइंट पर इसका फासला निकालना, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हमने ये फाइंड करना है, हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये सारी चीजें किसकी निकालनी है? ये सारी चीजें ऑसिलेटिंग बॉडी की निकालनी है। ऐसा बॉडी जो मेन पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये निकालना है। अच्छा, इसके लिए जब आप मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले केस को लोगे ना, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि हम इस केस में ये सारी चीजें फाइंड करें। तो हमने एक और चीज सोची, हमने सोचा कि सिर्फ वाइब्रेशन को, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उनको कंसीडर करके फार्मूले बनाना बड़ा मुश्किल काम है।
हमने ना इस मोशन को रिलेट कर दिया सर्कुलर मोशन के साथ। कैसे, जरा इधर देखो। ये मेरे पास एक पॉइंट पी है, ठीक हो, देखो आपने ये P1 पॉइंटर को समझ लिया ना, ये A से B पर जाता है, B से A पर आता है, C पर आता है, C से A पर आता है, ऐसे ऊपर नीचे के हिल रहे हैं। जब आप इसको ऐसे स्प्रिंग को ऊपर दबा के छोड़ेंगे ना तो ये ऐसे ऊपर नीचे हिल ही जाएगा। दिस इज ऑसिलेशन। अब जरा दूसरा सिनेरियो आ जाए। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक पॉइंट P है, ये O1 पोजीशन से चलना शुरू करता है यहां से। ये भी सर्कल की बाउंड्री पर चलेगा चलेगा, चलते 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 ऐसे ये दोबारा O1 पर वापस आएगा। इसकी एक रोटेशन पूरी हो जाएगी, इसकी एक रोटेशन पूरी हो जाएगी। पॉइंट P तो सर्कल में घूम रहा है, पॉइंट P सर्कल में घूम रहा है, ठीक हो गया। पॉइंट P सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन हमारा सर्कुलर मोशन से ताल्लुक नहीं है। हमने ऐसा नहीं पढ़ना है, हमने सारे फार्मूले वाइब्रेशंस के निकालने हैं, ऑसिलेशन के निकालने हैं, ठीक है। ऑसिलेशन जानते हो ना, मीन पोजीशन से आगे पीछे जो भी बॉडी हिलते हैं, मूव करते हैं, उस मोशन को ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। ये पॉइंट P है, ये इस सर्कल की बाउंड्री पर ऐसे मूव कर रहा है। जब ये पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री पर ऐसे मूव करेगा तो ये तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब करना क्या है, हमने हमारा ताल्लुक सर्कुलर मोशन से नहीं है, वो तो चैप्टर नंबर 5 है। हम सर्कुलर मोशन से एक नई चीज निकालने लगे, वो क्या कहता है, जिस वक्त ये पॉइंट P O1 से चलना शुरू करेगा ना, आप यहां से इसका साया बनाओ, प्रोजेक्शन, शैडो, उसे इंग्लिश में प्रोजेक्शन लिखा जाता है। ये पॉइंट P है ना, कहता है यहां पर लाइट का सोर्स रखोगे ना, इस P का साया डायमीटर पर बनेगा, जिसका नाम हमने N रखा होगा। देखो ना, किसी भी चीज का साया कैसे बनता है, तो आंसर है यहां पर लाइट का सोर्स रखोगे, इसका साया दूसरी साइड पर। ऐसे ये साए को शैडो भी कहते हैं, प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इस पॉइंट P का, ये जो पॉइंट P है जो कि सर्कल की बाउंड्री पर घूम रहा है, मैंने इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन बनाया है डायमीटर पर। यहां लाइट का सोर्स रखा, इस P पॉइंट का अक्स, इसका शैडो, इसका डायमीटर पर प्रोजेक्शन बना, उसका नाम मैंने N रखा। अब जरा गौर से एक चीज आप लोगों ने समझ ली है, वो चीज क्या है, जिस वक्त ये पॉइंट P O1 पर था, इसका प्रोजेक्शन O पर था, प्रोजेक्शन N। पॉइंट P O1 से चलते 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 ऊपर D तक आता है, इसका साया भी O से चलते चलते, ये जो N है ना, N वाला, ये प्रोजेक्शन N में, ये भी O से चलते चलते D पर आता है। बेटा पॉइंट P D से घूमता हुआ इस पोजीशन पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन भी D से वापस नीचे आएगा O पर। ये पॉइंट P घूमता घूमता यहां से E पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन O से नीचे चलते चलते E पर आएगा। पॉइंट P E से घूमता हुआ O1 पर जाएगा, इसका प्रोजेक्शन जो डायमीटर पर है, जिसका नाम पॉइंट N है, वो N वाला पॉइंट E से वापस O पर जाएगा। तो अगर आप एक चीज नोट करें, पॉइंट P तो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन जिसका नाम पॉइंट N है, वो घूम नहीं रहा, बल्कि वो O से D पर जाता है, D से O पर आता है, O से E पर आता है, E से O पर आता है, तो वो एक पोजीशन के ऊपर नीचे जा रहा है। दिस इज नोन एज वाइब्रेशन। पॉइंट P तो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पर घूम नहीं रहा, उसका प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। फिर से ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझोगे तो अगले सारे टॉपिक क्लियर होंगे। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं वाइब्रेशन को। चैप्टर 7 का नाम है ऑसिलेशन। हमने हर वो काम करना है जो ऑसिलेशन से रिलेटेड हो। हमने 3 फार्मूले बनाने हैं कि कोई भी बॉडी जब ऑसिलेट करता है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, किसी भी जगह पर उसका एक्सेलरेशन निकालना हो, तो हमारे पास फार्मूले होने चाहिए। हमने एक तरकीब सोची। तरकीब ये थी कि अगर डायरेक्ट किसी बॉडी को पकड़े ना जो ऑसिलेट कर रहा है, उसका डायरेक्ट डेरिवेशन करना, फार्मूले बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने अपनी वाइब्रेशन को, अपनी ऑसिलेशन को रिलेट किया है सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कुलर मोशन के साथ कैसे? हमने एक पॉइंट P लिया जो कि सर्कल की बाउंड्री पर घूम रहा है। हमने इस पॉइंट P का, देखो इस पॉइंट P का साया बनाया डायमीटर पर, जिसका नाम रखा N, ठीक है। पॉइंट P का यहां पर लाइट का सोर्स रखोगे तो इस P पॉइंट का साया बनेगा, जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, उसका नाम हमने N रखा। पॉइंट P तो सर्कल में घूमता है,
लेकिन इस पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन है वो डायामीटर पर घूमता नहीं है, वो डायामीटर पर वाइब्रेट करता है। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट एंड मेन पोजीशन से, ये देखें ऊपर वाली पोजीशंस होती हैं, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। पॉइंट एंड ओ से डी पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर मेन पोजीशन पर आया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पर गया, फिर दोबारा ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आया, फिर दोबारा ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आया। तो पॉइंट पी बेटा यहां से सर्कल में घूम रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन एन है ना, जिसका नाम पॉइंट एन है, वो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मेन पर आता है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पर जाता है, दोबारा मेन पर आता है। दिस इज वाइब्रेशन। मेन पोजीशन के ऊपर नीचे ऐसे बार बार चलना, ये वाइब्रेशन होगा। हमने पॉइंट पी को यूज नहीं करना। पॉइंट पी तो सर्कुलर मूव कर रहा है, अगर इसको यूज करके हमने पॉइंट पी की मोशन को लेके कोई फार्मूला बना दिया ना, तो वो फार्मूला सर्कुलर मोशन का होगा। हमने फार्मूला सर्कुलर मोशन का नहीं बनाना, हमने फार्मूला वाइब्रेशन का बनाना है। इसलिए हमने पॉइंट पी का प्रोजेक्शन बनाया, साया बनाया डायमीटर पर, ये डी की डायमीटर। और हमने देखा कि ये जो पॉइंट एन है ना, एन, ये जो प्रोजेक्शन है, ये असल में वैसे ही वाइब्रेट करता है जैसे हकीकत में कोई मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करता है। चलिए इस चीज को ना मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट में आपको जरा शो करता हूं कि पॉइंटर P1, ये जो P1 है, इसकी वाइब्रेशन और N की वाइब्रेशन में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों हूबहू हैं एक दूसरे। देखो जब टाइम जीरो बेटा, जब टाइम जीरो था, जिस वक्त टाइम जीरो था, P1 वाला पॉइंट अपनी मेन पोजीशन ए पर था, ठीक हो गया। जब टाइम T/4 हुआ, 1/4 हिस्सा, जब टाइम T/4 हुआ, P1 वाला ए से बी पर गया, ये बी पर गया। जिस वक्त टाइम T/2 हुआ, हाफ टाइम गुजर गया, जब हाफ टाइम गुजरेगा तो ये बी से दोबारा ए पर वापस आ गया। जिस वक्त टाइम 3T/4 हुआ, उस वक्त ये पॉइंटर P1 ए से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन सी पर आया। और जब टाइम कैपिटल टी, एक टाइम पीरियड पूरा हो गया बेटा, टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं एक वाइब्रेशन को पूरा होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है। एक वाइब्रेशन 4 हिस्सों में पूरी होती है। कैसे? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मेन पोजीशन, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन, 4 हिस्से पूरे होंगे तो एक वाइब्रेशन पूरी होगी। फिर से देखिए, एक पेंडुलम को हम वाइब्रेट करवाते हैं, जिस जगह से शुरू करोगे ना, वहां पर तक जब बॉडी वापस दोबारा आएगा ना, एक पूरा चक्कर लगा के, एक पूरा राउंड लगा के, तो एक वाइब्रेशन मिल जाएगी। फर्ज करें मैंने यहां से छोड़ा एक बॉडी को, ये एक्सट्रीम पोजीशन से गया मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मेन पोजीशन, ये दोबारा इधर आया, तो इसकी एक वाइब्रेशन हुई। तो ये कितने हिस्से बनते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मैंने छोड़ा तो मेन तक एक हिस्सा, दूसरी एक्सट्रीम तक 2 हिस्से, फिर वापस मेन तक 3 हिस्से, मेन से दोबारा ये पहली वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक 4 हिस्से। 4 हिस्से जब कंप्लीट होते हैं तो एक वाइब्रेशन पूरी होगी। ठीक हो गया? जिस वक्त टाइम 0 था, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का पॉइंटर P1 ए पर था। जब टाइम T/4 हुआ, एक 1/4 हिस्सा, ये ए से बी पर गया, एक एक्सट्रीम पोजीशन। फिर जब टाइम T/2 हुआ, ये बी से दोबारा ए तक आया, 2 हिस्से पूरे, आधी वाइब्रेशन पूरी, आधा टाइम भी पूरा। हाफ टाइम हो गया, 2 हिस्से पूरे हो गए, ए से बी से बी। फिर 3T/4 जब 3 हिस्से, यानी एक वाइब्रेशन का, एक टाइम पीरियड का 3 हिस्से टाइम गुजर गया, 3T/4, उस वक्त ये ए से सी पर आया। और जब टाइम टी हुआ तो ये सी से दोबारा फिर ए पर गया, तो इसकी एक वाइब्रेशन पूरी होगी। ये मैंने किसकी मोशन बताई है? मोशन ऑफ पॉइंटर P1। अब इधर आ जाए, अगला पॉइंट कौन सा? मोशन ऑफ एन, मोशन ऑफ पॉइंट एन विच इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P। अब हमने देखना है कि एन वाला कैसे हरकत कर रहा है। एन है क्या? एन साया है P का। मोशन ऑफ एन, एन वाले पॉइंट की हरकत, विच इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P।
ये एन वाला डायामीटर पर कैसे हरकत कर रहा देखो, जब टाइम 0 था एन वाला ओ पर था, दिस इज ओ पॉइंट। जब टाइम t/4 हुआ एन वाला अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन डी पर गया, ये डी पर पहुंच गया। बेटा जब टाइम t/2 हुआ एन वाला डी से दोबारा ओ पर आया, ठीक हो गया। जब टाइम 3t/4 हुआ ये ओ से ई पर गया, और जब टाइम t कंप्लीट हो गया एन वाला पॉइंट ई से दोबारा ओ पर आया। तो जहां से चला वहीं पर वापस, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस। तो जिस जगह से कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन शुरू करता है, पूरा चक्कर लगाने के बाद अगर वो उसी जगह पर वापस आ जाता है, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, उसे वन वाइब्रेशन कहते हैं। तो मुझे बताओ दादा, जिन जिन स्टेजेस से T1 गुजर के गया है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, मीन, दूसरी एक्सट्रीम, दोबारा मीन, उन्हीं स्टेजेस से एन वाला भी तो गुजर रहा है। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर दोबारा मीन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी हरकत P1 की है, जैसी वाइब्रेशन P1 की है, हूबहू वैसी वाइब्रेशन N की है। ठीक है बेटा, पॉइंट P नहीं, पॉइंट P सर्कल में घूम रहा है, इसका साया, इसका प्रोजेक्शन डायामीटर पर घूम नहीं रहा बल्कि वाइब्रेट कर रहा है। हमने ये चीज साबित की, पॉइंट P तो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन डायमीटर पर बना है, जिसका नाम पॉइंट N है, वो पॉइंट N घूम नहीं रहा बल्कि वो डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। और इसकी वाइब्रेशन हूबहू वैसी है जैसी वाइब्रेशन असल मैस स्प्रिंग सिस्टम की वाइब्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है मोशन ऑफ पॉइंट N, बेटा पॉइंट N की जो हरकत है इज द रिप्लाइका डुप्लीकेट को कहते हैं। कहता है एन वाले पॉइंट की जो मोशन है वो असल में डुप्लीकेट है किसका, द मोशन ऑफ पॉइंटर P। जैसे हकीकत में कोई मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करता है, हूबहू वैसी वाइब्रेशन की है एन ने। और एन क्या है, एन असल में प्रोजेक्शन है इसका P का, जो कि डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। यहां तक क्लियर। अच्छा आगे सुनो, अगर मैं इस एन को यूज करते हुए कोई फार्मूला भी बनाऊं, इस एन को इस्तेमाल करते हुए कोई फार्मूला भी बनाऊं, तो वो फार्मूला हर किस्म की वाइब्रेशन ऑसिलेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एन की हरकत, एन की मोशन वाइब्रेशन है। हम साबित कर चुके हैं कि एन वाइब्रेट करता है, तो हमने लिखा सो, यहां पर लिख देते हैं, सो एन oscillate just like the पॉइंटर P1। जैसे एक पॉइंटर P1 वाइब्रेट ऑसिलेट कर रहा है, सेम इसी तरह से N वाला भी उसी तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर मैं N को यूज करते हुए कोई फार्मूला ड्राइव करूंगा ना, तो वो फार्मूला हर किस्म की ऑसिलेशन वाइब्रेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अब हमने बच्चों, अब जरा सुनो, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट N की मोशन को पकड़ना है और इससे हमने तीन फार्मूले बनाने हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन। अभी हम फार्मूला बनाएंगे इसका, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी हम बनाएंगे, वो छोटा सा ही है, 2 से 3 लाइनों का है बस। ठीक है, तो ये फार्मूले हम अब किसी को तराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम प्रूव कर चुके हैं कि N वाला बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट करता है जैसे हकीकत में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है। तो अभी इंट्रोडक्शन में इस हिस्से में सिर्फ मैंने आपको ये चीज समझाई है कि N की हरकत और P1 की हरकत दोनों बराबर। अच्छा मुझे एक और चीज देखो, क्योंकि आप ना शुरू से इंट्रोडक्शन छोड़ आए हो, चैप्टर 7 का शुरू वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया, लेकिन मैट्रिक में तो आपने पढ़ा होगा बेटा, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक के फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है, इसको हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिजिक्स में एम्पलीट्यूड। और ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नोड से। किसी भी ऑसिलेशन में, वाइब्रेशन में सबसे बड़ा फासला एम्पलीट्यूड होता है। देखो ना, एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा फासला पता क्या होगा, मीन पोजीशन से सबसे दूर वाली पोजीशन एक्सट्रीम होती है। तो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है ना, ये सबसे ज्यादा है, इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा जो फासले है ना, मीन पोजीशन से, ये एक्सट्रीम पोजीशन है,
ये तो सबसे ज्यादा फासला फर्ज करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये एम्पलीट्यूड है। इससे नीचे वाले जितने फासले हैं ना उनको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, खाली एक्स। एक्स नोट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसका नाम एम्पलीट्यूड है। और सिंपल एक्स पता क्या होता है? सिंपल एक्स होता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान कोई भी फासला, वो आपके पास कहलाता है सिंपल एक्स, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप देखें जरा ए से लेकर बी तक, दिस इज एक्स नोट। यहां से ओ से लेकर डी तक ये एक्स नोट, ओ से लेकर बी तक ये भी एक्स नोट होगा, क्योंकि रेडियस है ना। देखो ओ सेंटर है, डी सर्कल की बाउंड्री है, तो सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस होता है, तो सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं। जितना ओडी होगा उतना ओ से पी भी तो होगा। तो इसका मतलब है कि सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस उतना ही है जितना एम्पलीट्यूड है। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आपके पास एम्पलीट्यूड है, मेन से एक्सट्रीम तक एक्स हो। तो बेटा ये भी ओ से डी भी तो वही बन रहा है, मेन से एक्सट्रीम, और ये इस सर्कल का रेडियस भी है और ये असल में एम्पलीट्यूड भी है। तो ओडी भी ओ से लेकर डी तक, ये देखें ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर पी तक, ए से लेकर बी तक, ये सारे फासले असल में एक्स हैं। ठीक हो गया ना। मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इस सर्कल में देखें जरा, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये एम्पलीट्यूड भी बन रहा है, रेडियस भी बन रहा है। तो आप याद रखें इस केस में रेडियस असल में एम्पलीट्यूड के बराबर है। ठीक है, लो जी, अब आपने ये, अब देखें ओ से डी तक तो एम्पलीट्यूड है बेटा, ओ से डी तक एम्पलीट्यूड है, ओ से लेकर एन तक एम्पलीट्यूड नहीं है। इस फासले का नाम रखेंगे सिंपल एक्स। मैंने बताया था एम्पलीट्यूड से नीचे नीचे जितने फासले होते हैं उसको कहते हैं सिंपल एक्स। आपने ये एक्स निकाला, इसके लिए मैं एक ट्राइंगल इस्तेमाल करता हूं। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो बच्चों ये भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि मैट्रिक में आपने पढ़ा है Z की शेप में बनने वाले एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो ये मैथमेटिक्स का थ्योरम है। Z की शेप में जो एंगल बनते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए Z की शेप बन रही है, यहां से ऐसे, ये नीचे, ये इधर। अगर ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होगा। बट आपने ट्राइंगल कंसीडर करनी है, O से P, P से N। इस ट्राइंगल को यूज करके हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव करना है। तो अभी हम फार्मूला ड्राइव करने लगे। तो बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला अब हम ड्राइव करने लगे हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम ये साबित कर चुके हैं कि एंड वाले पॉइंट की मोशन डायमीटर पर बिल्कुल वैसी होती है जैसे हकीकत में वो वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो अब पॉइंट एंड, चूंकि वो वाइब्रेट ही कर रहा है डायमीटर पर, तो पॉइंट एंड को यूज करते हुए हम कोई भी फार्मूला जब बनाएंगे तो वो असल में वाइब्रेशन के लिए, ऑसिलेशन के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर देखिए अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनाना है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है x, एम्पलीट्यूड होता है इस पूरे चैप्टर में x नोट, एम्पलीट्यूड x नोट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उससे छोटे छोटे वाले जितने डिस्प्लेसमेंट है वो सारे सिंपल x कहलाते हैं। कंसीडर ट्राइंगल, ये मैंने दोबारा से फिर बनाया, कंसीडर ट्राइंगल OPN। देखिए OPN ट्राइंगल, इसमें साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये वाली ट्राइंगल, ये आप यहां से बना कर दें ऐसे, ये ट्राइंगल, ये O है, ये P है, ये N है, ये वाला फासला x नोट है, ये फासला x। हाँ, इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा होता है, देखिए एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ बेस होता है, पीछे की चीज है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर है O से N तक, बेटा ये परपेंडिकुलर है, O से P तक हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं ON डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल टू ON कितना है? O से N तक। दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड से कम है ना, D से ये ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे है, ये x होगा। खाली ON x है बेटा, OP कितना? रेडियस, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है, और ये कितना है? x है। तो फिर हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय x।
ठीक हो गया बेटा। यहाँ से x निकालना है, x नोट ऊपर गया sin थीटा का जरूर हो गया, तो x इक्वल टू x नोट इनटू sin थीटा किसके बराबर होता है, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। यस, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये फिर से देखें बेटा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसका फार्मूला 2 पाई एफ भी होता है। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसका फार्मूला 2 पाई एफ भी होता है। और फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकते हैं 1/t, तो ये बटे में टी आ गया 2 पाई अपॉन टी। फिर से एक और चीज देखो, जब एक वाइब्रेशन पूरी होती है ना, या एक रोटेशन पूरी होती है, तो पूरा रोटेशन में, पूरी रेवोल्यूशन में एंगल पता बनता है 360 डिग्री, रेडियन की जुबान में 2 पाई। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो एंगल 2 पाई रेडियन बनेगा, और एक रेवोल्यूशन पूरी करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब ऊपर 2 पाई आएगा तो नीचे कैपिटल टी आएगा। ठीक हो गया। तो ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, सिर्फ ओमेगा की जगह साथ समान टी पहले से। तो फिर थीटा की जगह आ गया ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी, तो यहां पर लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। ये फार्मूला है, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आपने मुख्तलिफ टाइम, आप देखें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है बेटा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा ना, ये समान टी बदलेगा, वैसे वैसे एक्स नहीं बदलेगा। कैसे देखिए, पहला केस है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, व्हेन स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। यहां पर टी 0 पुट करो, टी 0 पुट करेंगे, 0 साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब कि अभी वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, वाइब्रेशनल साइकिल इज जस्ट स्टार्टेड। दूसरा पॉइंट बेटा, जब टाइम t/4 होगा, यहां पर समान t की जगह t/4 पुट करना है, समान t। जब टाइम t/4 होगा उस वक्त इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, हम इसे मैथमेटिकली देखते हैं। किताब में उसने वर्बली लिखा है, आप इसे फार्मूले से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू x नोट इनटू sin 2 पाई अपॉन t मल्टीप्लाई t। x इज इक्वल टू x नोट बटा t, t से कैंसिल हो गया, 2 4 से हुआ, ऊपर पाई नीचे 2, पाई/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है एंगल की जुबान में, पाई/2 90 डिग्री, sin 90 डिग्री +1 होता है। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस x नोट, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, x इज इक्वल टू x नोट। जब टाइम t/4 होगा तो वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन मेन पोजीशन से शुरू हुई थी 0 से और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर गई है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जब टाइम आपका x इज इक्वल टू x नोट t/4, इस यहां पर 1/4 वाइब्रेशनल साइकिल इज कंप्लीट। 1/4 वाइब्रेशनल साइकिल इज कंप्लीटेड, ठीक है। x इज इक्वल टू x नोट बेटा t/4 पर जब टाइम t/4 होगा तो वाइब्रेशनल साइकिल का 1/4 हिस्सा पूरा होगा। मैंने कहा ना कि वाइब्रेशन 4 हिस्सों में पूरी होती है, अभी मेन पोजीशन से वो सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, एक हिस्सा पूरा होगा। हाँ जी, जिस वक्त टाइम आपके पास, हाँ जी, जब टाइम t/2 होगा, तीसरा केस, जब टाइम t/2 होगा, t/2 पुट करें जरा समान t की जगह, तो x इज इक्वल टू x नोट इनटू sin 2 पाई अपॉन t मल्टीप्लाई t। जी भाई, t से कैंसिल, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू x नोट इनटू sin पाई, sin पाई 180 डिग्री होता है, sin 180 डिग्री 0 होता है, तो ये आपके पास 0, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया।
और हाफ वाइब्रेशनल साइकिल कंप्लीट हो गया। बेटा हाफ यानी 2 हिस्से पूरे हो गए। मेन पोजीशन पर फासला 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर फासला मैक्सिमम x नोट होता है। तो 0 से वो x नोट तक गया एक हिस्सा, x नोट से दोबारा मेन पोजीशन पर आया 2 हिस्से पूरे। इसे कहते हैं हाफ वाइब्रेशन पूरी होगी। हाँ जी, और चौथे नंबर पर जब टाइम 3t/4 होगा, हाँ जी, वैल्यूज पुट करें। x इज इक्वल टू x नोट साइन 2π/t मल्टीप्लाई 3t/4। हाँ जी, 3t से कैंसिल आउट हो गया, 2 4 से ये नीचे 2 आ गया, तो फार्मूला बना x इज इक्वल टू x नोट साइन 3t/2। ऊपर 3 बचा, पाई बचा, 2 बचा। 3π/2 270 डिग्री होता है, साइन 270 डिग्री -1 होता है। तो ये x इज इक्वल टू -x, यानी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से पूरे होंगे। जब टाइम 3t/4 होता है, वाइब्रेशनल साइकिल 4 हिस्सों में से कितना कंप्लीट हो गया, 3 हिस्से। तो हम लिखेंगे 3/4 वाइब्रेशनल साइकिल इज कंप्लीटेड। 3/4 वाइब्रेशनल साइकिल इज कंप्लीटेड। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से वाइब्रेशनल साइकिल कंप्लीट है। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, -x नोट का मतलब है कि वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। +x नोट होता है पहली एक्सट्रीम पोजीशन, -x नोट दूसरी एक्सट्रीम। तो बच्चों 0 से चला था एक्सट्रीम पोजीशन 1, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन 0 दोबारा, फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन 3 हिस्से, और आखिरी केस है जब t किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल T। हाँ जी, जब t कैपिटल T के बराबर हो जाएगा तो इस वक्त क्या होगा, वैल्यूज पुट करें जरा। x इज इक्वल टू x नोट साइन 2π/t मल्टीप्लाई t, स्मॉल t की जगह t है बेटा, t से कैंसिल, साइन 2π होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री पर साइन 0 होता है। साइन 360 डिग्री पर 0 होता है, 2π पर 0 को जरूर देंगे तो आंसर फिर 0 आएगा। मतलब 1 वाइब्रेशनल साइकिल इज कंप्लीट। वन 4 हिस्से पूरे हो गए ना, कैसे, इधर देखिए, 0 से मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक एक हिस्सा, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मेन पोजीशन 2 हिस्से, मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन 3 हिस्से, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ गए जहां से 4 हिस्से पूरे एक वाइब्रेशन। इसलिए हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बदलती है। ये है बेटा वाइब्रेशन ऑसिलेशन के केस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। अब कल हम इंशाल्लाह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो हमारे 3 फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आज के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।